गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल क्लास में। आज का जो हमारा एडिटोरियल क्लास है वो अगेन कोविड से रिलेटेड है और आपको पता है कि ये जो सेकंड वेव है कोविड की, उसमें जो सबसे बड़ा इशू जो आया है वो है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो सबको पता था कि सेकंड वेव आएगा, है ना, क्योंकि बाकी देशों में आ चुका था, सेकंड वेव थर्ड वेव भी आया है। तो देयर वाज ये जो इशू ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर क्यों नहीं थी। और उसमें एक जो आरोप लगता है गवर्नमेंट के ऊपर वो ये है कि गवर्नमेंट हमारी इलेक्शंस में व्यस्त थी। आपको पता है कि असम में इलेक्शन हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, केरल में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। तो बहुत सारे जो असेंबली इलेक्शंस हैं, विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं, वो इस दौरान हुए हैं। और आप लोगों को सबको आवाज आ रही है ना अच्छे से? आप सब सुन पा रहे हैं? तो ये जो इशू है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों कि आपको पता है कि जब सेकंड वेव अप्रैल में, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर हों, चाहे इवन अपोजिशन पार्टी के हों, वो सारे रैलीज कर रहे थे और पॉलिटिकल रैलीज कर रहे थे और इलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ख़ास तौर पे जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है उसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म है कि ऐसे समय में क्या इलेक्शन कराना ज़रूरी था, कि जब आपको पता है कि कोविड का जो है प्रॉब्लम वो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो हम लगा रहे हैं इलेक्शन में। क्योंकि इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में सिर्फ वोटिंग नहीं होती कि सिर्फ आप जनता गई और वोट डाला। इलेक्शन में पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पुलिस व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इलेक्शन एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट के बहुत रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं और दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज भी। तो ऐसे समय में जब हम कोविड से जूझ रहे थे और हमें पता है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, देखिए जब से कोविड आया है पिछले साल से, तो कोविड अपने आप में इतनी बड़ी समस्या नहीं थी हमेशा से। कोविड का प्रॉब्लम ये था कि ये इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो हमेशा से, मतलब मैं जब से कोविड के बारे में पढ़ रहा हूँ तब से एक ही क्वेश्चन जो है वो बार बार उठता था, जो भी स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इसको झेल नहीं पाएगा। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अप टू द मार्क नहीं है, हमारे बेड्स कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएंगे, ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, और ये बहुत पहले से लोग बोल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा नया नहीं है कि कुछ एकदम से हो गया कि हमें पता नहीं था, है ना। जब से कोविड आया है तब से हमने देखा, इटली का एक्सपीरियंस हमारे सामने है, इटली और स्पेन का। इटली में भी लगभग ऐसा ही हुआ था जैसा इंडिया में हुआ, कि वहां पर भी बेड्स कम पड़ गए थे फर्स्ट वेव में। पिछले साल मार्च अप्रैल में, अगर आप देखें पिछले साल का मार्च अप्रैल मई में, तो इटली और स्पेन में बेड कम पड़ गए थे और एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी और गवर्नमेंट को मास क्रिमेशन करना पड़ रहा था। मास क्रिमेशन का मतलब है एक साथ बहुत सारी बॉडीज, डेड बॉडीज को का संस्कार करना पड़ रहा था। तो और 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 यही था कि वहां पर भी यही प्रॉब्लम थी कि लोग ज्यादा हैं बीमार और हॉस्पिटल कम है। अब आप सोचिए कि इटली, स्पेन, ये सारी जो कंट्रीज हैं, इवन अमेरिका, खासतौर पे न्यूयॉर्क का जो एरिया था वहां पे वही हुआ था, कि ये सारी कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यानी कि इनका हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छा है, हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है इनका हेल्थ केयर सिस्टम। फिर भी वो, उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया था उस समय। तो सिमिलर सिचुएशन इंडिया में भी आने वाली थी और हम सबको ये पता था कि अगर इंडिया में होता है तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो बिल्कुल भी लायक नहीं है उससे जूझने के लिए, राइट। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोविड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम कोविड के लिए हमको हमको तैयारी का समय था हमारे पास। फॉर्चुनेटली हम फर्स्ट वेव में, हमारे देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये हमारा एक प्रकार से
गुड लक था, हमारा अच्छा भाग्य था कि हमारा फर्स्ट वेव में हम बच गए। तो फर्स्ट वेव में हमारा सिचुएशन इतना खराब नहीं हुआ था। तो ये इशू ये है कि जब हमें पता था कि ये हो सकता है, और हमें ये भी पता था कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें इटली से, कंपेयर करें स्पेन से, तो एक तो उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है, दूसरा उनका हेल्थ केयर सिस्टम काफी डेवलप्ड है ना। तो जब उनका हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, तो फिर हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इशू ये नहीं है कि कोविड से लोग मर रहे हैं इंडिया में, मतलब ऑफ कोर्स कोविड से ही मर रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि कोविड से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती अगर हम प्रिपेयर होते। आपने कल या परसों सुना होगा, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, और जो लोग वेंटिलेटर पे हैं या जो लोग ऑक्सीजन पर हैं उनकी डेथ हो रही है, राइट। और लोग हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मतलब उनको बेड नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे कैसे करके ऑक्सीजन का जुगाड़ करके वो बाहर हॉस्पिटल पे लेटे हुए हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर। तो ये जो सिचुएशन है, ये ज्यादा इसको हॉरिबल बनाती है। ये कोविड की ये जो पूरी प्रॉब्लम है, इसको लेकर ये ज्यादा चिंताजनक बात है। और इसलिए गवर्नमेंट पर लोगों का गुस्सा है कि गवर्नमेंट जो है वो बजाय इन सारी चीजों को ध्यान देने के, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस में बिजी रही। तो और उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी हमारा दोषी है। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। मेरी स्क्रीन आपको सबको दिख रही होगी। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं शुरू करता हूं। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ये आर्टिकल। ऑन द इलेक्शन कमीशंस कोविड-19 कर्ब्स। कर्ब्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अभी जाकर इलेक्शन कमीशन ने कुछ रोक लगाई है, क्योंकि अभी भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है। तो अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने कुछ कर्ब्स लगाए हैं कोविड-19 के कारण। कर्ब्स का मतलब है रोक, जैसे कि अब आप पॉलिटिकल रैली नहीं कर सकते हैं, या आप बाहर पब्लिक में कैंपेन नहीं कर सकते हैं। तो ये रुकावटें अब लगाई हैं, ठीक है। तो ऑन द इलेक्शन कमीशंस कोविड-19 कर्ब्स, और एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि दीज आर टू लिटिल, ये बहुत कम है, ठीक है, बहुत टू लिटिल एंड टू लेट, ठीक है। तो टू लिटिल है मतलब ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो कदम उठाया है वो बहुत छोटे कदम है। टू लिटिल और टू लेट हुई है, अभी बहुत देर भी हो चुकी है। तो देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज डिसीजन टू रेस्ट्रिक्ट कैंपेनिंग फॉर द रिमेनिंग 2 phases of West Bengal Assembly election is an instance of wisdom dawning late। तो एडिटोरियल बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो अभी डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन लिया है? टू रेस्ट्रिक्ट कैंपेनिंग, कि अब वो बोल रहा है कि आप प्रचार को कम करो। कैंपेन का मतलब होता है प्रचार करना, कैंपेनिंग, है ना। तो आपको पता है, आप सबने देखा है कि जब चुनाव होता है तो सारी पार्टीज कैंपेन करती हैं, कैंपेन चलाती हैं, रैलीज करती हैं, और जो भी कैंडिडेट होते हैं वो घर घर जाते हैं, बहुत सारी सभाएं करते हैं, ठीक है। लाउड स्पीकर पर जो उनकी गाड़ियां जो हैं वो लाउड स्पीकर पे लगाकर वो बहुत सारा चीजें करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन, है ना। कैंपेन का मतलब होता है प्रचार। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है कि कैंपेनिंग कम करने का, रेस्ट्रिक्ट करने का, कंट्रोल करने का, ठीक है। कब? फॉर द रिमेनिंग 2 phases ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन।
अब आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है विधानसभा चुनाव। तो वेस्ट बंगाल के जो अभी 2 फेजेस बाकी हैं, 2 चरण बाकी हैं। अब आपको पता है कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है वो कई चरणों में कराया गया है, शायद 7-8 चरण में कराया गया, 7-8 स्टेप, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वो आप देख लेना। तो लास्ट के जो 2 फेजेस अब बाकी रह गए हैं, उसमें अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कोविड-19 को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। ठीक है, तो एडिटोरियल क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा इंस्टेंस है, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ विजडम डॉनिंग लेट। इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पल, तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये जो ज्ञान है इलेक्शन कमीशन को, ये बहुत देरी से मिला है। डॉनिंग लेट का मतलब है कुछ प्राप्त होना, लेट प्राप्त होना या लेट आना, है ना। डॉन, जब मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है तो हम उसको डॉन बोलते हैं, सूरज जब निकलता है, DAWN। तो विजडम डॉनिंग लेट, ठीक है। तो विजडम डॉनिंग लेट का मतलब है कि ज्ञान देर से मिला। अब जो ये विजडम दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन आज बोल रहा है कि भाई अभी कैंपेनिंग मत करो, और या रेस्ट्रिक्टेड कैंपेनिंग करो, यानी कि बहुत सारे नियम कानून का पालन करके कैंपेनिंग करो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस चीज का एग्जाम्पल है, किस चीज का इंस्टेंस है, ऑफ विजडम डॉनिंग लेट, यानी कि विजडम देरी से आया है। अब आपको पता है कि ये जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारत की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि भारत के संविधान में इसके बारे में दिया गया है ECI, ठीक है। और ECI क्या है, इट इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अब ध्यान दीजिएगा, इट इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, है ना, या गवर्नमेंट बॉडी जिसके पास कुछ करने का पावर हो, तो अथॉरिटी बोलते हैं। तो इट इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन क्या है, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो संवैधानिक पावर है, यानी कि संवैधानिक सभा है। इसका मतलब क्या है कि भारत के संविधान ने इसको बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और क्या है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो खुद के डिसीजन लेता है, यानी कि इलेक्शन से संबंधित जो भी डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, वो ECI के होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। और ये 1950 में बना था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उसी दिन से ये माना जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या है इलेक्शन कमीशन की, टू एडमिनिस्टर यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये केंद्र के और राज्य के चुनाव कराता है। अब केंद्र के चुनाव का मतलब क्या हुआ, लोकसभा चुनाव। राज्य के चुनाव का मतलब क्या हुआ, विधानसभा चुनाव, ठीक है। तो ये 5 इलेक्शन कराता है। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। तो आप देखिए हमारा इलेक्शन कमीशन क्या क्या चीजें कराता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ध्यान से देखिए, नीचे दिया हुआ है। पहला उसका जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, यानी कि हमारे जो MP जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मतलब होता है राज्य की विधानसभा। तो ये सारे जो है वो इलेक्शंस कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये 5 इलेक्शंस कराता है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर हमेशा ये आरोप लगता है, और ये अभी से नहीं लग रहा है,
इलेक्शन कमीशन पर पहले भी आरोप लगता था कि वो जो भी सत्ता में होती है, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी है, उसके निर्देश पर चलती है। हालांकि उसको चलना चाहिए इंडिपेंडेंट, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो कई बार ऐसे डिसीजंस लेता है जिससे कि रूलिंग पार्टी को फायदा होता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा एक्चुअल में ऑटोनॉमस है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे इलेक्शन होना था। वेस्ट बंगाल, आपको ये देखिए वेस्ट बंगाल का है ना। जब भी कोई भी जोग्राफिकल एंटिटी आए, आपको मैप देखना ही देखना है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये पूरा, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। अब वेस्ट बंगाल में जो है वो टीएमसी एक पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी जी की है, और वो उस समय पावर में है। वो पिछले 10 साल से ममता बनर्जी जो है वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, और बीजेपी जो है वो अभी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है और उसको वो जीतना चाहता है। तो अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था, असम में इलेक्शन था, फिर तमिलनाडु में आप इधर नीचे आएंगे तो तमिलनाडु में भी था और केरला में भी था। तो ये 4 मेन स्टेट हैं जहां पर इलेक्शन था। नेवरदिलेस, अब देखिए वो बोल रहा है कि ये डिसीजन जो है लेट आया है, फिर भी जो है नेवरदिलेस इट विल हेल्प लिमिट द पब्लिक हेल्थ डैमेज to what was already caused by an unreasonably extended election cycle in the state during the pandemic। ठीक है। अब आप अगर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन देखें तो वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड का मतलब है कि उसको लंबा खींचा गया है, ठीक है। फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे करके कई चरणों में इलेक्शन हुआ है स्टेट में। और इलेक्शन कमीशन का ये इसके पीछे का दावा क्या था कि वेस्ट बंगाल में बहुत वायलेंस होता है, तो अगर हमें वायलेंस रोकना है और इलेक्शन अच्छे से कराने हैं तो हमें इलेक्शन जो है वो एक्सटेंडेड करने होंगे, यानी कि उनको लंबा खींचना होगा इलेक्शन का जो साइकिल है, ठीक है। तो अब एक्सटेंडेड इलेक्शन साइकिल का मतलब है कि एक दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट स्टेप में हुआ, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में सेकंड, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में थर्ड, ऐसे करके तो कई चरणों में खींचा गया है इलेक्शन को। और एडिटोरियल बोल रहा है कि ये अनरीजनेबल था। कोई चीज अनरीजनेबल है होती है, मतलब अनरीजनेबल का मतलब होता है कोई चीज, हाँ थैंक यू, 8 फेज होना होता है शरद, थैंक यू। तो 8 चरणों में इस इलेक्शन को खींचा गया है। तो ये एडिटोरियल बोल रहा है कि ये अनरीजनेबल था, यानी कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, है ना। ये मनमाना, कोई चीज रीजनेबल होती है, मतलब तार्किक होती है, लॉजिकल होती है ना, जिसके पीछे का कारण हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये कारण है, ये ठीक हुआ। लेकिन ये जो एक्सटेंडेड इलेक्शन साइकिल था, ठीक है, ये अनरीजनेबल था। इसके पीछे के तर्क जो है, इसके पीछे के कारण जो है कुछ समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। और खास तौर पे उस समय जब हमारा देश या ये जो स्टेट है वो पेंडेमिक से गुजर रहा है। अब पेंडेमिक शब्द तो बहुत ही कॉमन हो गया है पिछले 1 साल में। पेंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी महामारी या एक ऐसी बीमारी जो कई देशों में फैल रही है एक साथ, तो उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। तो अब ये वो बोल रहा है कि अभी 6 चरण के चुनाव हो गए, अभी लास्ट के 2 फेजेस बाकी हैं। तो एटलीस्ट जो अभी तक का जो नुकसान हुआ है ना, उसको ये लिमिट करे, ठीक है।
तो ये जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है, इट विल हेल्प लिमिट द पब्लिक हेल्थ डैमेज। तो कुछ तो पब्लिक हेल्थ डैमेज कम होगी, लिमिट हो जाएगी, यानी कि रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कमी आएगी। इट विल हेल्प, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है, इससे हमें मदद मिलेगी, लोगों की हेल्थ का नुकसान कम होगा। पब्लिक हेल्थ का मतलब है लोगों की हेल्थ, ठीक है। तो इट विल हेल्प लिमिट द पब्लिक हेल्थ डैमेज टू व्हाट वाज ऑलरेडी कॉज्ड, ठीक है। तो अब देखिए एडिटोरियल बोल रहा है कि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका था, टू व्हाट वाज ऑलरेडी कॉज्ड, क्योंकि ये जो अनरीजनेबल एक्सटेंडेड इलेक्शन साइकिल है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन को बहुत खींचा गया है, लंबा खींचा गया है, तो उससे ऑलरेडी बहुत नुकसान हो रहा था, तो अब उसमें थोड़ी कमी आएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है कि एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर है। देखिए एपिडेमिक का भी मतलब होता है महामारी। तो एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक मतलब एक ऐसी बीमारी जो एक एरिया में बहुत तेजी से फैल रही है। मान लीजिए ये वो एरिया है और यहाँ पर वो बीमारी बहुत तेजी से लोगों को फैल रही है एक साथ, तो इसको हम बोलेंगे एपिडेमिक। और यही एपिडेमिक पेंडेमिक बन जाता है जब ये कई देशों में एक साथ फैलने लगता है, कि अब ये बीमारी एक एरिया तक नहीं है, अब ये बीमारी क्रॉस करके दूसरे देश में पहुंच गई है, फिर उससे क्रॉस करके तीसरे देश में पहुंच गई है, तो अब यही एपिडेमिक जो है वो अब पेंडेमिक बन जाता है, ठीक है। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों ही महामारी कहलाते हैं। महामारी का मतलब होता है कि कोई बीमारी जो एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही टाइम पर फैल रही है। एपिडेमिक का मतलब होता है एक एरिया में, पेंडेमिक का मतलब होता है एक साथ कई देशों में। तो अब एडिटोरियल बोल रहा है कि एटलीस्ट चलो अभी थोड़ा तो प्रॉब्लम या थोड़ा तो डैमेज कम होगा, जितना हो चुका था ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका था बिकॉज ऑफ द अनरीजनेबली एक्सटेंडेड इलेक्शन साइकिल इन द स्टेट, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ में आया। तो अब आफ्टर द कलकत्ता हाई कोर्ट sought an action taken report on what measures it was adopting in the context of the spreading pandemic, the election commission has ordered the cancellation of all rallies and road shows. अब ये भी एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने अपने आप नहीं किया है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस डाल दिया गया था, ठीक है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आप हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट दो, एटीआर बोलते हैं। अब देखिए एटीआर का मतलब क्या होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। कि मान लेते हैं कि कोर्ट के सामने कोई केस आता है ना, तो कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से पूछता है कि तुमने इस पर क्या क्या एक्शन लिए हैं, हमें बताओ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट, तो एटीआर, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया, कलकत्ता हाई कोर्ट sought an action taken report on what measures it was adopting, ठीक है, in the context of spreading pandemic। तो ये जो वर्ड है sought, sought का जो होता है वो seek का past tense होता है। seek करना मतलब to ask या मांगना या किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करना, तो उसको हम बोलते हैं सीक करना। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने, और सीक का पास्ट टेंस क्या है, सॉट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीक किया था, क्या 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 मांगा था, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और किससे मांगा था, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, कि आपने कौन कौन से मेजर्स उठाए हैं, ऑन व्हाट, ऑन क्या क्या मांगा था कि आप हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट दो, आप मुझे बताओ कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं या आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं, ठीक है। ऑन व्हाट मेजर्स इट वाज अडॉप्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्प्रेडिंग पेंडेमिक। कि आपको पता है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आपको पता है कि पेंडेमिक स्प्रेड हो रहा है,
तो आपने कौन कौन से कदम उठाए इसको रोकने के लिए, ये आप हमें बताओ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिमांड किया था इलेक्शन कमीशन से। द इलेक्शन कमीशन हैज ऑर्डर्ड, और तब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, तब जाकर इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड द कैंसिलेशन ऑफ ऑल रैलीज, और तब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि हम सारी रैलीज को कैंसिल कर दें। कैंसिलेशन का मतलब होता है रोक देना, मना कर देना। रैलीज आपको पता है, रैलीज में नेता लोग रैली करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में भीड़ को जुटाते हैं और वहां पे भाषण देते हैं, ठीक है। और मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जनता जाती क्यों है रैली में। मुझे सही में आज तक नहीं समझ में आया कि आप किसी का भाषण सुनने के लिए 7-8 घंटे धूप में कैसे खड़े रह सकते हैं। एनीवे, तो कैंसिलेशन ऑफ ऑल रैलीज एंड रोड शो। अब इंडिया में कुछ इलेक्शन से, पिछले कुछ इलेक्शन से ये चीज बहुत पॉपुलर हो रही है, रोड शो। पहले रैलीज होती थी ज्यादा, लेकिन अभी रोड शो होते हैं। रोड शो में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में नेता लोग अपनी गाड़ियां वाड़ियां लेकर पूरे रोड पर निकलते हैं और चारों तरफ भीड़ रहती है ना। तो अभी रोड शो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने has ordered the cancellation of all rallies and road shows. Only meetings that are attended by no more than 500 people will be allowed now. अब देखिए ये सब बहुत रैंडम है। आप बोलते हैं कि शादी में सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं, आप बोलते हैं कि किसी के दाह संस्कार में सिर्फ 20 लोग जा सकते हैं, आप बोलते हैं कि एक ऑफिस में 10 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन रैली में आप बोल रहे हैं कि 500 लोग तक आ सकते। तो ये सब चीजें बहुत रैंडम है। मतलब अगर पैंडेमिक है तो अगर 10 लोगों में फैल रहा है तो 500 लोगों में भी फैलेगा ना। तो बट अभी इलेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो अभी क्या सिर्फ अलाउ किया है, ओनली मीटिंग्स दैट आर अटेंडेड बाय नो मोर देन 500 पीपल विल बी अलाउड। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि बाकी के 2 चरण जो हैं, 2 फेजेस जो हैं, उनके लिए हम सिर्फ मीटिंग्स अलाउ कर रहे हैं, और वो मीटिंग्स जिसमें 500 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। तो नो मोर देन 500 पीपल। इन इट्स ऑर्डर द इलेक्शन कमीशन noted with anguish that parties and candidates were not adhering to safety protocols. अब इन इट्स ऑर्डर, अपने ऑर्डर में या उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट किया है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत दुख व्यक्त किया है, ठीक है। एंग्विश का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब आप दुखी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम बहुत दुख से ये बात बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को एडहेयर नहीं करते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को एडहेयर करना, ठीक है। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल, अब ये वर्ड जो है प्रोटोकॉल हर दिन हम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ लॉज, नियम, ठीक है। किसी चीज के लिए कुछ नियम, कि जैसे कि अभी कोविड-19 को रोकने के लिए कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जैसे कि सबको मास्क पहनना है, सबको 6 फीट की दूरी रखनी है, ठीक है। आपको बार बार हाथ धोना है, ठीक है। आपको सैनिटाइजर यूज करना है, आपको आप अगर एक रूम में है तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्राउड में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब सेफ्टी प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ नियम, कुछ नियमों का एक सेट होता है जो जिसका आपको पालन करना होता है। एडहेयर करना मतलब होता है पालन करना। तो अब इलेक्शन कमीशन ने बोला है बहुत दुख के साथ, विद एंग्विश, तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि हमें बहुत दुख है। किस बात का दुख है? कि जो पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट एडहेरिंग। अब आपने देखा होगा हमारे नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो,
बंगाल में जब उनकी रैलीज चल रही थी तो बहुत कम बार आप देखेंगे मास्क पहने हुए, ठीक है, लाखों की संख्या में भीड़ है और मास्क नहीं पहने हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमें बहुत दुख है कि जो पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, they were not adhering to safety protocols. Daily campaign hours had already been cut and campaigning was to stop 72 hours prior to polling instead of 48 hours as per an earlier directive. A bit of foresight would have been more helpful. अब सिर्फ रैलीज पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि जो डेली प्रचार का समय है, डेली कैंपेन आवर्स, उनको भी कम कर दिया गया। दे हैव ऑलरेडी बीन कट। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन बोलता है कि सुबह 8 बजे से 8 AM से 8 AM टू 8 PM आप कैंपेन कर सकते हैं, है ना। तो ये कैंपेन आवर्स है, ठीक है। अब इनको कम कर दिया गया कि अभी मान लीजिए बोलते हैं कि भाई ठीक है आप 8 AM से सिर्फ 2 PM तक करेंगे। तो क्या हुआ, हमने कैंपेन आवर्स को कट कर दिया, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मुझे टाइमिंग का नहीं पता है कि कितना है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो डेली जो कैंपेन आवर्स हैं उनको कम कर दिया गया, ठीक है। तो डेली कैंपेन आवर्स हैड ऑलरेडी बीन कट, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी कम कर दिया गया था। एंड कैंपेनिंग वाज टू स्टॉप 72 आवर्स प्रायर टू पोलिंग। अब अगर आप देखें तो आपको पता है कि इलेक्शन जिस दिन होता है, इलेक्शन से 2 दिन पहले प्रचार को बंद कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है हर इलेक्शन में, ये अभी के लिए नहीं, हर इलेक्शन में आप देखेंगे कि जिस दिन पोलिंग होना है, पोलिंग, अब ये जो वर्ड है इसको ध्यान दीजिए, पोलिंग का मतलब होता है वोटिंग। तो जिस दिन पोल होना है या जिस दिन इलेक्शन होना है या जिस दिन वोटिंग होना है, उसके 48 घंटे पहले कैंपेनिंग को स्टॉप किया जाता है, ये नियम है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इस समय को और बढ़ा दिया, अभी 72 आवर्स कर दिया, ठीक है। तो 48 से 70, यानी कि पहले 2 दिन पहले प्रचार बंद होना था, अभी 3 दिन पहले कर दिया। तो आप अगर देखें तो इलेक्शन रैलीज पर बैन लगा है, उसके अलावा क्या क्या किया है इलेक्शन कमीशन ने कि जो डेली के जो कैंपेन आवर्स हैं उनको कम कर दिया है, उनको कट कर दिया है। और कैंपेनिंग जो पहले 48 घंटे पहले खत्म होना था वोटिंग से, अब वो 72 आवर्स पहले खत्म है। प्रायर टू पोलिंग मतलब इलेक्शन वोटिंग से पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले। तो 72 आवर्स प्रायर टू पोलिंग, ठीक है। तो 72 आवर्स प्रायर टू पोलिंग मतलब अभी प्रचार जो है वो 3 दिन पहले खत्म हो जाएगा, 72 आवर्स प्रायर टू पोलिंग इंस्टेड ऑफ 48 आवर्स, ठीक है। तो पहले क्या था 48 आवर्स, लेकिन अभी चेंज कर दिया एज पर एन अर्लियर डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है ऑर्डर। तो अभी जैसा पहले जो आदेश आया था, डायरेक्टिव आया था मतलब ऑर्डर आया था, उसके हिसाब से ये हो चुका है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये सारे डिसीजंस ले लिए हैं, लेकिन अब एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि ये चीज उनको पहले से करनी चाहिए, ठीक है। अ बिट ऑफ फोरसाइट वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल। फोरसाइट होना चाहिए। फोरसाइट होने का मतलब क्या होता है, देखिए अब फोरसाइट को समझने की कोशिश कीजिए। साइट जो वर्ड है इसका मतलब होता है देखना, SIGHT, साइट। फोर मतलब कोई चीज जो होने वाली है उसका पहले से आपको अंदाजा, ठीक है। तो कोई चीज जो होने वाली है उसका अगर आपको पहले से अंदाजा होता है कि हाँ ये होना चाहिए या ऐसा होगा, तो उसको हम फोरसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो द एबिलिटी टू जज करेक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबको पता था, जितने भी एक्सपर्ट हैं 1 साल पहले ही पता था कि ये होने वाला है ना।
ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव आनी है और वैक्सीनेशन भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हम सबको पता था, मैं तो बहुत पहले से बातें पढ़ रहा था कि भारत को वैक्सीनेशन काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं फोरसाइट, कि आपको पहले से ही अंदाजा है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो एडिटोरियल बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी ये फोरसाइट होना चाहिए था कि ये सब होने वाला है, कि आपकी आंखों के सामने पेंडेमिक हो रहा है, लोग जो हैं वो रैलीज कर रहे हैं, तो अब लोग रैली कर रहे हैं तो पेंडेमिक तो फैलना ही है, कोविड तो फैलना ही है ना। तो अ बिट ऑफ फोरसाइट, यानी कि थोड़ी सी जो ये फोरसाइट है, अगर पहले से वो दिखाते तो इट वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल, और ज्यादा हमें फायदा होता। द स्टेट इज रिकॉर्डिंग हाई नंबर्स ऑफ इन्फेक्शन। कल अगर आपने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वेस्ट बंगाल में हालत इतनी अभी खराब हो रही है कि हर दूसरा व्यक्ति जो टेस्ट कर रहा है वो पॉजिटिव पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सीरियस सिचुएशन। तो स्टेट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है हाई नंबर्स ऑफ इन्फेक्शन। बंगाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रोबस्ट, और बंगाल जो है इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट। तो अगर आप देखें बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर या सब में, तो बंगाल जो है वो साउथ इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, इनसे बहुत पीछे है। ठीक है, काफ़ी इसका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो बंगाल्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, सारा सिस्टम है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, है ना, सिस्टम पूरा। तो बंगाल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है? टू डील विद अ हैवी सर्ज। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा तेजी आना। तो अभी कोविड के इन्फेक्शंस बहुत तेजी से फैलेंगे, है ना, फैल रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो बंगाल का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो डील कर सके। ठीक है, ऑल पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड रैलीज अमिड द पेंडेमिक। सभी पार्टीज ने रैलीज को ऑर्गेनाइज किया है इस पेंडेमिक के बीच में। अमिड मतलब बीच में या इसके दौरान। तो सभी पार्टी दोषी हैं, एडिटोरियल बोलना है, एडिटोरियल का कहना है कि एवरी पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सभी पार्टीज ने इस पेंडेमिक के दौरान सबने रैलीज निकाली हैं। But parties other than the Bharatiya Janata Party have been calling for clubbing the last phases together. अब बीच में जब पेंडेमिक आपको पता, हमको पता चल गया कि पिक मतलब सेकंड वेव आ चुका है, तो सभी पार्टीज ने, ठीक है, अदर देन बीजेपी, यानी कि बीजेपी के अलावा सभी पार्टीज ने ये बोला था कि जो लास्ट के जो फेजेस हैं इनको क्लब कर दो, क्लबिंग द लास्ट फेजेस टुगेदर। तो क्लबिंग का मतलब क्या होता है? अब आपको पता है कि 8 फेजेस में चुनाव होने थे, बंगाल के चुनाव 8 फेजेस में है। अब जैसे मान लीजिए पहले 4 फेज हो गए, ठीक है, तो अब दूसरी पार्टीज जो हैं वो बोल रही हैं कि भाई लास्ट के जो 4 फेजेस हैं, ठीक है, 5 से 8 जो फेज हैं, इनको आप क्लब कर दो। क्लब करना मतलब जोड़ दो, एक सारे 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 जो है ना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इनको एक साथ क्लब कर दो, यानी कि एक साथ मिला दो और एक ही बार में चुनाव करो, है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं कि आप अब आपको नेक्स्ट 4 फेज में नहीं कराना है ना, तो एक ही बार में सारे लास्ट के कुछ फेजेस एक साथ क्लब हो जाए। लेकिन बीजेपी इसको विरोध कर रही थी, तो बीजेपी जो है वो इसका समर्थन नहीं कर रही थी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जितना लंबा इलेक्शन चलेगा उसको उतना फायदा है। ठीक है, तो बट पार्टीज अदर देन
बट पार्टीज अदर देन बीजेपी, यानी कि बाकी जो पार्टीज हैं बीजेपी के अलावा, दे हैव बीन कॉलिंग फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, है ना। दे हैव बीन कॉलिंग फॉर क्लबिंग द लास्ट फेजेस टुगेदर। तो जब ये पेंडेमिक आया बीच में, अभी 8-10 दिन पहले जब बहुत सीरियस स्थिति में था, तो सारी पार्टीज बोल रही थी, ममता बनर्जी ने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि भाई आपके जो लास्ट के जो फेजेस हैं इनको आप एक साथ करा लो, है ना। लेकिन बीजेपी ने इसका सपोर्ट नहीं किया और इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन भी नहीं माना। In the face of election commission's refusal to do so, the Congress, the Trinamool Congress and the left had discontinued big rallies. अब इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया टू डू सो, ठीक है। इन द फेस ऑफ, यानी कि इन द फेस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के सामने। अब इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज कर रहा है कि हम तो 8 फेजेस में ही कराएंगे और हम लास्ट के फेजेस को क्लब नहीं करेंगे। तो इस रिफ्यूजल के सामने, रिफ्यूजल मतलब मना करना, तो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया दूसरी पार्टीज की बात मानने से। तो इस कारण से कांग्रेस, फिर इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस और जो बाकी पार्टीज हैं बीजेपी के अलावा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एंड द लेफ्ट का मतलब है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये लेफ्ट पार्टी है। इन लोगों ने बड़ी रैलीज को बंद कर दिया था, डिसकंटिन्यूड बिग रैलीज। अब देखिए, इसीलिए लोग नाराज हैं गवर्नमेंट से कि बाकी पार्टीज ने बड़ी रैलीज डिसकंटिन्यू कर दी थी। डिसकंटिन्यू करना मतलब किसी चीज को बंद करना, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कंटिन्यू रखा था, ठीक है। द ओनली पार्टी दैट डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम with the election being spread over 8 phases over 5 weeks has been the BJP. तो सिर्फ अकेली बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं था किस चीज से, कि इलेक्शन जो है वो 8 फेजेस में हो रहा है और 5 हफ्ते लग रहे हैं, ओवर 5 weeks. The only party that did not have a problem, सिर्फ अकेली वो पार्टी जिसको कोई परेशानी नहीं थी किस चीज से, विद द इलेक्शन बीइंग स्प्रेड ओवर 8 फेजेस, ठीक है। अब इलेक्शन जो है वो एक्सटेंडेड हुए हैं, 8 फेज में स्प्रेड है और 5 हफ्तों में, पूरे 5 हफ्तों में। तो पहला फेज से लेकर 8वें फेज तक 5 हफ्तों में इसको इलेक्शन को कराया गया। तो सिर्फ एक ही पार्टी है जिसको इसका फायदा है, ठीक है, और वो है बीजेपी। Allegations that this helped the BJP that was dependent on its star campaigners and workers from other states moving from one region to the next carries weight. अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये इलेक्शंस जो हैं इतने लंबे क्यों खींचे गए, इसमें 5 हफ्ते क्यों लगे। क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी को हेल्प करने के लिए थे। क्योंकि देखिए, बीजेपी जो है वो वेस्ट बंगाल में कभी भी पावर में नहीं रही। बीजेपी वेस्ट बंगाल में बहुत कमजोर पार्टी रही, कभी भी सेकंड भी नहीं रही, है ना। तो बीजेपी जो है वो 4th-5th नंबर पे रही है हमेशा बंगाल में, और बंगाल में उसका शासन कभी नहीं आया। तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन लंबे इसलिए खींचे गए थे क्योंकि दूसरे स्टेट से जो कैंपेनर्स हैं, स्टार कैंपेनर्स, अब देखिए स्टार कैंपेनर आपके जो स्टार चुनाव प्रचारक हैं, जैसे मोदी जी, योगी आदित्यनाथ योगी, ठीक है, फिर आपका क्या नाम, हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है, अमित शाह साहब, ये सब स्टार कैंपेनर है ना, और ये बंगाल के नहीं हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो स्टार कैंपेनर्स हैं, तो वो चाहते थे कि ये लंबा इलेक्शन खींचे ताकि ये हर जगह जा सके, ठीक है। चूंकि उनके बीजेपी के जो लीडर्स हैं स्टेट के, वो इतने पॉपुलर नहीं हैं। तो वेस्ट बंगाल में चूंकि बीजेपी बहुत कमजोर पार्टी है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी के अपने अच्छे लीडर्स नहीं हैं,
तो वो क्या कोशिश कर रहे थे, वो उनका प्लान ये था कि अगर हम इस इलेक्शन को लंबा खींचते हैं तो मोदी जी हर जगह जा सकते हैं, योगी हर जगह जा सकते हैं, ठीक है, अमित शाह जो है हर जगह जा सकते हैं, और ये स्टार कैंपेनर है, इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए लोग बहुत बड़ी मात्रा में आए, ठीक है। तो अब एलिगेशंस ये हैं, आरोप ये लगाए गए हैं, क्या आरोप है कि, एक मिनट, हाँ, एलिगेशंस दैट दिस हेल्प द बीजेपी, आरोप ये लगाए गए हैं, एलिगेशंस है ना, तो एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। आरोप ये है कि ये जो लंबा खींचा गया है इलेक्शन, स्प्रेड ओवर 8 phases, ठीक है, दिस हैज हेल्प द बीजेपी, इसने बीजेपी की मदद की है। क्यों? क्योंकि बीजेपी डिपेंडेंट थी, बीजेपी है जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर है, किस पर निर्भर है? ऑन इट्स स्टार कैंपेनर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, बीजेपी ने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे नेताओं को बाहर से बुलाया था, फ्रॉम अदर स्टेट्स टू वर्क इन बंगाल, ठीक है, और मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू द नेक्स्ट, ताकि वो एक जगह से, अब जैसे कि मान लीजिए 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो मोदी जी को टाइम मिलेगा 8 जगह जाने का। अब अगर एक ही जगह एक ही साथ चुनाव हो रहा है तो मोदी साहब अलग अलग जगह पे एक साथ नहीं जा सकते, है ना। तो जितना लंबा खींचेंगे चुनाव उतना बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी उतना अच्छे से प्रचार कर पाएगी, ठीक है। तो ये आरोप लगाए गए, ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो इसलिए करा रही है। और ये जो एलिगेशन है, इट कैरीज वेट। अब ये यहाँ पे फ्रेज है कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब है कि इस बात में वजन है, ये जो एलिगेशन है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में वजन है, यानी कि आरोप सही लग रहे हैं। कोई चीज समथिंग विच कैरीज वेट, है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है, या वो इन्फ्लुएंस कर रही है ना, या वो सही हो सकता है। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर कि वो अपने फायदे के लिए इस चुनाव को लंबा कर रही है, तो ये जो एलिगेशंस हैं, इट कैरीज वेट, यानी कि इन आरोपों में वजन है, मतलब कि आरोप ये खाली आरोप नहीं है, ये इनमें सच्चाई हो सकती है। इट इज आयरनिक दैट द बीजेपी that argues for clubbing together all elections across the country has been happy about such a prolonged process in Bengal. Even after it became evident that the new surge was turning out to be severe, the BJP continued with big rallies in the state. ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो एडिटोरियल ने सिर्फ रेफर किया है, पूरी बात नहीं बताई। तो अभी अगर आप देखें तो बीजेपी एक डिमांड कर रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसका मतलब है कि सभी पूरे देश में लोकसभा का जो चुनाव होता है और सभी प्रदेशों की जो विधानसभा का चुनाव होता है वो एक ही टाइम पर होना चाहिए, ठीक है। इस पर हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आएगा, है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी आप देखेंगे तो अभी देखेंगे कि 2019 में आप देखेंगे कि 2019 में हमारी लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन, जिसमें हमने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी। लेकिन तब से देखे हर साल आप देखेंगे अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव हुए। 2021 में अभी आपने देखा कि असम में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, ठीक है। उससे पहले आप देखेंगे कि 2 साल पहले महाराष्ट्र में हुआ था। तो आप ये देखेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव है वो अलग अलग होता है ना, अलग राज्य में अलग अलग समय पे विधानसभा चुनाव होता है। तो अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोकसभा का चुनाव कराएं
उसी के साथ हमारी सारे देश में विधानसभाओं का चुनाव उसी समय होना चाहिए, एक ही टाइम। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमारा टाइम बहुत बचेगा, गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर पाएगी काम पर। नहीं तो अभी आप देखो कि मोदी साहब और हमारे होम मिनिस्टर अलग अलग राज्यों में चुनाव की रैली करा रहे हैं, जबकि उनको देश चलाना है। दे शुड बी डूइंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। तो अगर 2019 में सारे चुनाव एक साथ हो जाते तो आज मोदी साहब या अमित शाह जो है वो रैली नहीं करा रहे होते। ठीक है, तो अभी वेस्ट बंगाल का जैसे अभी चुनाव हुआ, अगले साल अभी यूपी का होने वाला है, फिर 2022 में और 5-6 स्टेट के चुनाव निकल आएंगे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो सिर्फ चुनाव में ही बिजी रहता है। और अगर एक साथ चुनाव हो तो फिर हम नेक्स्ट 5 साल के लिए एटलीस्ट काम कर सकते हैं। तो ये अभी बहुत डिबेट है, इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो दोनों ही साइड में बातें हैं। इस पर हम कभी जब कभी आएगा तो आई विल एक्सप्लेन टू यू कि ये सही है या नहीं। तो अब ये बोल रहा है कि बीजेपी जो है that argues for clubbing together all elections across the country। अब बीजेपी जो है वो इस चीज की डिमांड कर रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो अब एडिटोरियल बोल रहा है कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, ये बहुत आयरनिक बात है। आयरनी एक वर्ड होता है। आयरनी का मतलब होता है कि कोई चीज जो हम विश्वास नहीं कर सकते। आप हम बोल कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है, आप बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो ये आयरनी है। तो आयरनी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इजिली बिलीवेबल, जिस पर हम बहुत आसानी से विश्वास नहीं कर सकते, है ना। तो अब ये एडिटोरियल बोल रहा है कि ये बहुत आयरनिक है कि एक तरफ बीजेपी डिमांड कर रही है कि सारे इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए, और वही बीजेपी बंगाल में इतना लंबा प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है। तो ये एक आयरनी है कि आप कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो राइट, तो इट इज आयरनिक दैट बीजेपी argues for clubbing together all elections। तो आर्ग्यू करने का मतलब होता है कि आर्ग्यू मतलब अपना आर्ग्यूमेंट देना, अपनी बात रखना। तो बीजेपी लगातार अपनी बात रख रही है किस चीज के लिए? फॉर क्लबिंग टुगेदर ऑल इलेक्शंस, कि सभी इलेक्शंस को हमें क्लब करना चाहिए। क्लब मतलब जोड़ देना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो वही पार्टी अभी हैप्पी है अबाउट सच अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस इन बंगाल। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा प्रोसेस, है ना। Even after it became evident that the new surge was turning out to be severe, the BJP continued with big rallies in the state। अब ये एक बहुत गंभीर आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि even after it became evident, यानी कि कोई चीज एविडेंट है, मतलब जो चीज आपको दिख रही है आपके सामने। तो हमें पता चल चुका था, हम सबको दिख रहा था। क्या दिख रहा था? कि कोविड-19 का जो ये नया सर्ज आया है, नई जो सर्ज का मतलब है इंक्रीज, तो कोविड-19 का जो ये नया सर्ज है ये बहुत सीवियर है। सीवियर मतलब बहुत सीरियस है। सीवियर का मतलब होता है कोई चीज जो जिसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस इम्पैक्ट होता है, एक्सट्रीम होता है। ठीक है, तो जबकि हमें ये एविडेंट था, हमें दिख रहा था। क्या दिख रहा था? कि ये जो नया सर्ज आया है, ये जो नया कोविड का जो तेजी आई है, वो इट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी सीवियर। यानी टर्न आउट मतलब रिजल्टिंग। तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत सीवियर होने वाला है। फिर भी द बीजेपी कंटिन्यूड विद बिग रैलीज इन द स्टेट। फिर भी बीजेपी जो है वो बड़ी रैलीज कंटिन्यू करती रही। Prime Minister Narendra Modi gloated about massive turnout at its rallies. BJP declared that there was no correlation between rally turnouts and the spread of the pandemic.
It is not that India sleepwalked into this disaster. It was dragged in a boisterous procession of triumphalism and hubris by the political leadership. ठीक है, तो अभी काफी आरोप लगा रहा है ये एडिटोरियल गवर्नमेंट पर कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ग्लोट कर रहे थे। ग्लोट करने का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा अपनी खुशी दिखाते हैं दूसरों को, है ना, जो कि नेचुरल नहीं है। मतलब आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बहुत खुशी दिखा रहे हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोट करना। तो ग्लोट बेसिकली एक नेगेटिव शब्द है ना। तो ग्लोट जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, एक नेगेटिव वर्ड है। ग्लोट करना मतलब कि आप जबरदस्ती जो है दूसरों को अपनी खुशी दिखा रहे हैं बोल बोल के। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोटेड अबाउट मैसिव टर्नआउट्स एट हिज रैलीज। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अभी उनका एक वीडियो आया था रैली का, जिस अभी जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है कि अभी लाखों इन्फेक्शन हो चुके थे और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये छाया हुआ था कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये सब। और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक रैली कर रहे थे और रैली वो बोल रहे हैं कि जिस तरफ भी मैं देख रहा हूँ भीड़ ही भीड़ है, ठीक है, और इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी अपनी रैली में। और वो बहुत खुशी बना रहे हैं, है ना। और रैली में अपने भाषण में बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, इधर भी भीड़ उधर भी भीड़, जिधर भी मैं चाह रहा हूँ भीड़ ही भीड़ है हर तरफ। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोटिंग करना। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ग्लोट कर रहे थे। किस पर ग्लोट कर रहे थे? अबाउट मैसिव टर्नआउट। मैसिव टर्नआउट का मतलब होता है, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, टर्नआउट मतलब भीड़, एट हिज रैलीज। तो अबाउट मैसिव टर्नआउट्स एट हिज रैलीज। बीजेपी लीडर डिक्लेयर्ड दैट there was no correlation between rally turnout and the spread of the pandemic. अब दो इश्यूज हैं इसमें। एक तो इशू ये है कि आप इतनी सारी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि पेंडेमिक फैल सकता है। मेरे लिए, अगर मेरे से पर्सनली ये पूछा जाए तो मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इशू ये था कि हमारे देश में इतना गंभीर संकट है और हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और तमाम सरकारी जो तंत्र है वो इलेक्शन में लगा हुआ, जबकि उस समय इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए था या कुछ भी करना चाहिए था और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी दिल्ली में बैठकर कोविड से लड़ने की। तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो कहाँ पे, इलेक्शन में लगा रहे थे, है ना। तो अब बीजेपी लीडर्स का ये कहना है कि बीजेपी लीडर्स इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारी रैली से स्प्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। बीजेपी के लीडर क्या बोल रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? दे आर डिक्लेयरिंग दैट देयर वाज नो कोरिलेशन बिटवीन रैली टर्नआउट एंड द स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक। कि कोरिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं कि पेंडेमिक के फैलने से और हमारी रैली से कोई संबंध नहीं, यानी कि रैली की वजह से पेंडेमिक नहीं फैला, जो कि सही बात है। मतलब मैं मानता हूं उनकी बात को कि बंगाल में जो रैली हो रही है उनसे देश में पेंडेमिक नहीं फैला, ये बात सच है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये नहीं है कि रैली से नहीं हो रहा है, बात ये है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमारे होम मिनिस्टर हैं, आप हमारे मिनिस्टर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी अभी दूसरी है। देश में ऐसा संकट मैंने तो पहले नहीं देखा कभी, है ना। अभी मैं 44 साल का हूँ, 44 ईयर्स, ठीक है, और मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन इतना हेल्पलेसनेस और इतना पैनिक लोगों में, इतना डर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से जो है इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो बहुत बेसिक नेसेसिटी होता है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो हम उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बीजेपी लीडर्स डिक्लेयर्ड दैट देयर वाज नो कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है संबंध,
है ना. There is no relation between rally turnout and the spread of the pandemic. It is not that India sleepwalked into this disaster. It was dragged in. अब देखिए, जो मैं एडिटोरियल शुरू होने से पहले भी बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि ये आने वाला है. We have not sleepwalked into this disaster. अब sleepwalking का मतलब क्या होता है? sleepwalking का मतलब होता है कि आपको पता नहीं है, आप इग्नोरेंट हैं और आप संकट में फंस जाते हैं. तो स्लीप वॉकिंग इनटू डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है संकट. तो स्लीप वॉकिंग इनटू डिजास्टर का मतलब होता है कि आपको एहसास नहीं, आपको पता ही नहीं है ना, आपको पहले से कुछ पता नहीं है और आपको संकट में फंस जाते हैं. तो एडिटोरियल बोल रहा है कि ऐसा नहीं था, हमें पता था कि ये संकट आने वाला है. तो इट इज नॉट दैट इंडिया स्लीप वॉक इनटू दिस डिजास्टर. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को पता नहीं था या इंडिया स्लीप वॉक किया, नींद में चलना. नींद में चलने का मतलब क्या होता है कि आपको पता नहीं हो, आपकी कोई गलती नहीं है उसमें. बहुत सारे लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, वो जाकर घर से भी बाहर निकल जाते हैं, कई बार उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, चोट भी लग जाती है उनको जो नींद में चलते हैं. तो फिर आप उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि उनको पता नहीं है. तो ऐसा इंडिया के साथ नहीं था. तो वो बोल रहा है कि इट इज नॉट दैट इंडिया स्लीप वॉक इनटू दिस डिजास्टर. ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं था और हम ऐसे संकट में फंस गए, हमको ड्रैग किया गया है. इट वाज ड्रैग इन अ बॉइस्टरस प्रोसेशन ऑफ ट्रायम्फलिज्म एंड ह्यूब्रिस बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप. अब ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी बात बोल रहा है एडिटोरियल द हिंदू का, कि हम संकट में अपने आप नहीं फंसे, हमको फंसाया गया है. वी वर ड्रैग्ड इन. ड्रैग मतलब खींचना, हमें खींचा गया है इस संकट में. और वो संकट में किस दो चीजों की वजह से, ट्रायम्फलिज्म एंड ह्यूब्रिस. अब एक वर्ड होता है ट्रायम्फ. ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, ठीक है, ट्रायम्फ. तो ट्रायम्फ का मतलब होता है, अब आपको याद होगा कि जनवरी में हमारे प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि भारत ने कोविड को जीत लिया है. ठीक है, लगातार गवर्नमेंट जो है वो पिछले कई महीनों से ये बात को बोल रही थी कि हमने जीत लिया है कोविड, हमने निपट लिया, हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं और हमारा वो हाल नहीं हुआ जो अमेरिका का हुआ है ना, या जो इटली का हुआ या जो ब्रिटेन का हुआ, और हमने हरा दिया. तो इसको हम बोलते हैं ट्रायम्फलिज्म. ट्रायम्फलिज्म का मतलब होता है जब आप जबरदस्ती का शो करते हैं अपनी जीत का, आप जबरदस्ती का शो करते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायम्फलिज्म. ठीक है, आप शो कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अरे हम बहुत महान लोग हैं और हमने कोविड को हरा दिया और अभी हम पूरी दुनिया को मदद करेंगे, हम विश्व गुरु हैं. तो इसको हम बोलते हैं ट्रायम्फलिज्म. और ह्यूब्रिस का मतलब होता है जब आप बहुत घमंडी तरीके से बात करते हैं, ठीक है, बहुत घमंड में, गर्व से बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूब्रिस. तो अब हमको इस चीज ने हराया है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो क्या कर रहा था, वो ग्लोट कर रहा था, वो ट्रायम्फलिज्म कर रहा था और वो ह्यूब्रिस कर रहा था हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप. वो जो है लोगों को, पूरी दुनिया को बता रहा था कि हमने वैक्सीन बना ली है और हम वैक्सीन पूरी दुनिया को दे रहे हैं, कोविड को हमने हरा दिया. ठीक है, तो इस चक्कर में हम मारे गए. तो एडिटोरियल यही बोलना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है, हमें पता था, लेकिन फिर भी हमको खींचा गया इस सिचुएशन में बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग, ट्रायम्फलिज्म एंड ह्यूब्रिस बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप. जो हमारी राजनीतिक लीडरशिप है उसकी गलती. और उसने क्या किया, उसने बॉइस्टरस प्रोसेशन, बॉइस्टरस का भी मतलब वही होता है बड़बोला होना, ठीक है, अपनी तारीफ करना, है ना, बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो, मतलब बहुत शोबाजी करना, तो उसको हम बोलते हैं बॉइस्टरस. प्रोसेशन का मतलब होता है जलूस. तो हम कोविड, अभी क्या हो रहा है,
अभी वो बहुत ही सरकास्टिक वे में लिख रहा है, वो बहुत एडिटोरियल जो है वो बहुत मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसने भी लिखा है वो बहुत गुस्से में है और बहुत सरकास्टिक वे में लिख रहा है, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से, कि हम नींद में चलकर नहीं पहुंचे हैं इस डिजास्टर में, हमें खींचा गया है और हमारा बाकायदा जलूस निकाला गया है, ठीक है। तो boisterous procession of triumphalism and hubris by the political leadership. The unusual and unreasonable schedule of the Bengal election during the pandemic was unwise and avoidable. अब एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि ये जो शेड्यूल था ऑफ द बंगाल इलेक्शन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ये कैसा था? बेवकूफ़ी भरा था, अनवाइज था, और जिसको हम अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। किसी चीज को, कोई चीज अवॉइडेबल है मतलब हम उसको नहीं कर सकते थे, हम उसको अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। तो इट वाज द शेड्यूल ऑफ द बंगाल इलेक्शन ड्यूरिंग द पेंडेमिक वाज अनवाइज एंड अवॉइडेबल। तो अब ये जो शेड्यूल है उसके बारे में वो क्या बोल रहा है? शेड्यूल ऑफ द बंगाल वो एक अनयूजुअल था, कोई चीज अनयूजुअल है मतलब एबनॉर्मल है, जो कि सामान्य नहीं, विच इज नॉट नॉर्मल, तो उसको हम बोलते हैं अनयूजुअल। अब ये इलेक्शन को इतना लंबा खींचा गया है बंगाल के, ये नॉर्मल नहीं था और ये बहुत अनरीजनेबल था, यानी कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है, और ये अनवाइज है और ये अवॉइडेबल था। The election commission's corrective measures at the last moment can only be of limited है। अब वो बोल रहा है कि अब जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो मेजर्स उठाए हैं, कदम उठाए हैं, वो कब उठाए हैं? एट द लास्ट मोमेंट। 8 में से 6 चरण तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब इनसे सिर्फ लिमिटेड हेल्प हो, बहुत कम हेल्प हो, ठीक है। तो अभी इलेक्शन कमीशन के जो ये करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव का मतलब होता है किसी गलती को सही करने के लिए जो कदम उठाते हैं। आपने कुछ गलती की, उस गलती को सुधारने के लिए जो आप कदम उठाते हैं उसको हम बोलते हैं करेक्टिव मेजर्स। तो अब इलेक्शन कमीशन के जो करेक्टिव मेजर्स हैं ये एकदम लास्ट मोमेंट पर आए एंड इट कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड हेल्प। The lack of foresight while drawing up the schedule and monitoring the campaign bordered on complicity in the surge of new infections. अब ये बार बार बोल रहा है एडिटोरियल कि इट शोज द लैक ऑफ फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था अभी कि फोरसाइट का मतलब है कोई चीज जो भविष्य में होने वाली है उसका आपको अंदाजा है, ठीक है। तो लीडर का क्या होता है? कोई भी लीडर जो होता है उसकी सबसे खासियत होती है उसकी फोरसाइट। वो देख पाता है कि आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से वो प्लान करता है। तो इलेक्शन कमीशन में क्या था? लैक ऑफ फोरसाइट, यानी कि फोरसाइट की कमी है। और ये कमी हमें कब दिखी? वाइल ड्राइंग अप द शेड्यूल, जब वो ये शेड्यूल को प्लान कर रहे थे, बना रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे। शेड्यूल मतलब टाइम टेबल। एंड मॉनिटरिंग द कैंपेन, ठीक है। तो अब लाखों लोग रैलीज में आ रहे थे और इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर कर रहा था। मॉनिटर मतलब निरीक्षण कर रहा था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब ये क्या है? इट शोज द कॉम्प्लिसिटी इन द सर्ज ऑफ न्यू इन्फेक्शन। अब जो बंगाल में नए इन्फेक्शन आ रहे हैं इसमें इलेक्शन कमीशन कॉम्प्लिसिट माना जाएगा। कॉम्प्लिसिट का मतलब है दोषी, आपका भी दोष है ना। तो अगर कोई अपराध होता है या कोई गलत काम होता है और आप उसमें कॉम्प्लिसिट हैं मतलब यू आर ऑल्सो गिल्टी। तो अगर अब नए इन्फेक्शंस आते हैं बंगाल में तो हमारा जो ये इलेक्शन कमीशन है वो भी कॉम्प्लिसिट माना जाए, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल था, ये हमने द हिंदू से सैटरडे के द हिंदू से लिया है। तो इसको अभी मैं पीडीएफ इसका डालूंगा, आप उसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है?
1 मिनट 2 मिनट है मेरे पास। 5 ईयर तक मौका नहीं मिलेगा चेंज करने। 5 ईयर तो वैसे भी नहीं मिलता है आपको। अगर महाराष्ट्र में चुनाव आज हो रहा है 2021 में, तो आप 2026 में ही चेंज करेंगे ना, तो 5 साल तो वैसे भी वही रहेगा। तो इलेक्शन एक साथ होने का मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ हो जाएगा पूरे देश में। ठीक है, तो 5 साल तो हम 5 साल टर्म तो उतना ही रहता है ना, आप 2021 में कराओ या 2025 में कराओ। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं चुनाव की आचार संहिता। तो जब चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है। अब कोड और प्रोटोकॉल एक जैसे शब्द है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है अ सेट ऑफ नियम, कोड भी वही होता है कि आपको एक सेट ऑफ लॉ दिए जाते हैं कि अब आपको वैसे ही बिहेव करना है। कंडक्ट का मतलब है आपको काम क्या करना है, आपका बिहेवियर। तो कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ नियम बनाता है, और जब वो इलेक्शन डिक्लेयर करता है कि भाई अभी 1 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, डेट डिक्लेयर करता है, उसके बाद वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही गवर्नमेंट को काम करना होता है। गवर्नमेंट की मशीनरी जो है उस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं ब्रेक कर सकती। जैसे कि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन का एक कोड ये है, कोड ऑफ कंडक्ट, कि जब इलेक्शन हो रहे हैं उस दौरान, जब प्रचार शुरू हो जाता है उस दौरान गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगा। गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा योजना का उद्घाटन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको फायदा होता है। फिर आप प्रचार कैसे करेंगे, प्रचार कितने दिन का होगा, ठीक है, ये सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में आती है। तो इलेक्शन कमीशन जो है एक नियम बनाता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चुनाव की आचार संहिता, या इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। और वो कोड ऑफ कंडक्ट सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि इलेक्शन को कराना, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन पर होती है। और इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल हो जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो डायरेक्टली आपके कलेक्टर को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, इलेक्शन के समय, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, नियमावली। हाँ, ठीक है। और बताइए, कुछ क्वेश्चन है? आप लोग का मन लग रहा है? एडिटोरियल पढ़ने में मन लगता है आप लोगों का? इलेक्शन कमीशन का पावर रूल सेंटर चलाते हैं? नहीं, देखो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो आप देखेंगे कि अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक तरीके से आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, हालांकि वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये एक 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 डाइकोटमी है, ये एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कहने को इंडिपेंडेंट है, लेकिन फाइनली जो अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का, जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर होता है। प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। तो अब फिर वो प्रॉब्लम होता है। जुडिशरी अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको क्या लगता है, जुडिशरी बहुत ईमानदार है? जुडिशरी का तो और भी बुरा हाल है। जुडिशरी में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम से होता है। कोलिजियम सिस्टम का मतलब होता है कुछ सीनियर जजेस मिलकर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब उसमें सिर्फ वो अपने चाचा भतीजे ताऊ नाती उनको ही अपॉइंट करते हैं। तो आप अगर पिछले
50-60 साल का सुप्रीम कोर्ट के जजेस देख लीजिए, तो वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। उनके बाप भी जज थे, उनका बेटा जज बन रहा है, उनके नाती जज बन रहा है। तो वो कॉलेजियम सिस्टम जो होता है वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं लगता है मुझे। हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फर्क होता है। पार्लियामेंट जब किसी बॉडी को बनाता है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो बॉडी जो होती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC और शेड्यूल कास्ट कमीशन, ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब कमीशन या इलेक्शन कमीशन। अब आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके कितने मेंबर्स होंगे, मेंबर्स का चुनाव कैसे होगा, मेंबर्स नॉमिनेट कैसे होंगे, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब NHRC और NWC नेशनल वीमेन कमीशन वगैरह, अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूट वर्ड का मतलब होता है लॉ। स्टैट्यूट का मतलब होता है वो लॉ जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वो संस्थाएं जो हमारी संसद ने बनाया है, ठीक है। तो ये दो टाइप की बॉडीज है, एक जिस हमारी संसद ने बनाया, दूसरा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कोई भी ऐसे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी बॉडीज को पार्लियामेंट जब चाहे चेंज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने बनाया। भाई अनिकेत सोनावने साहब, थोड़ा सा अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। आप नेता नहीं है यहाँ पे, और ना ही पॉलिटिकल क्लास चल रहा है, रैली चल रही है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा स्टूडेंट की तरह बिहेव करिए, है ना, प्लीज। ज्यादा आप देखिए, ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म का क्लास नहीं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा बिहेव करिए, नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, ठीक है। आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट, और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात मत करिए, फिर आपके लिए दूसरी चीज है, फिर आप दूसरी जगह जाइए, आप यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और फिर हम मिलते हैं बाद में। चलिए, अभी 5 मिनट के बाद आपका मैथ्स का शुरू होगा। बाय बाय।